राज्यसभा में मेरे सहयोगी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर बैठे हुए मित्रों और इस सभागार में मौजूद बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं गोपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस बहुत गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने इस कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया है। राजनीतिक विषयों में एक चटपटापन होता है और स्वाभाविक है कि लोगों की रुचि भी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस प्रकार के विषय जो समाज के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, जिस पे गहरे चिंतन की आवश्यकता होती है, उस पे कई बार बहुत बड़े पैमाने पर रुचि नहीं होती चर्चा में, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक दलों की भी एक कई बार सीमित होती है। लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर में जो हुआ, उसके बाद विकास और लैंड एक्विजिशन, ये जो विषय था, इसको लेकर चर्चा समाज में बढ़ी है। और कई बार ऐसा लगता है इस चर्चा को देखकर कि जो विषय आपने रखा कि डेवलपमेंट और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या डेवलपमेंट वर्सेस लैंड, डेवलपमेंट वर्सेस रिहैबिलिटेशन, ये दोनों ऐसे विषय हैं जो समाज में आप एक विचार के साथ हो सकते हैं, दोनों के साथ नहीं हो सकते। दोनों में एक अंतर्विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इट्स एन इररिकंसिलिएबल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा एक चर्चा और समाज के अंदर आई है। दूसरा जो महेश्वरी जी कह रहे थे कि लैंड अपने आप में बहुत चिंता का विषय भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि सन 91 से पहले जब रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, तो लाइसेंसिंग जो थी वो देश में शॉर्टेजेस क्रिएट करती थी और अपने आप में एक भ्रष्टाचार का एक साधन बन चुकी थी। लाइसेंसिंग रिजीम समाप्त हुई और जब अर्थव्यवस्था में एक खुलापन आया, तो ऐसा लगता था कि भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूप से कम होगा, क्योंकि सरकार का जो मौजूदगी है सरकार की, वो व्यवसाय करने से अलग हो जाएगी। लेकिन पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है, कई विभागों के संबंध में तो ये सच है। और उस वक्त ये माना जाता था कि कुछ ऐसे विभाग हैं सरकार के शासन के, जिस प्रकार से अल्कोहल और लिकर का है, जो सरकार के हाथ में नियंत्रण रहता है, विशेष रूप से राज्य सरकारों के, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक केंद्र है। 20 साल का अनुभव ये बतलाता है कि काफी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार डिसेंट्रलाइज हुआ है इस देश में। और उस डिसेंट्रलाइजेशन में, उसके विकेंद्रीकरण में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो भ्रष्टाचार की दृष्टि से सबसे प्रमुख रहे हैं। पहला है लैंड और जितनी भी लैंड रिलेटेड एक्टिविटी है। दूसरा है माइनिंग। तीसरा है, और विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के प्रांतों में मैं देख रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन। और चौथे नंबर पे अब पहुंच गया लिकर और अल्कोहल, जो पहले सबसे आगे था। अगर आप राज्यों में जाकर देखें तो लैंड सबसे आगे है। आप उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां 2 लगातार सरकारें बहुत भ्रष्ट रही हैं, तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र, ट्रांसफर पोस्टिंग छोटे भ्रष्टाचार का केंद्र रहता है, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना है, जहां जहां अर्बन एक्सपेंशन हुआ है और जहां जहां जमीन और भूमि की कीमत बढ़ी है, और इसलिए नोएडा यूपी में सबसे स्वाभाविक भ्रष्टाचार का एक केंद्र उत्तर प्रदेश में बना। और यह स्थिति अन्य राज्यों में भी है। दूसरी चिंता मुझे इस प्रकार की है, जो इस प्रकार की गोष्ठियों का, सिंगूर और नंदीग्राम के बाद बहस का, और मैं मानता हूं कि देश में जो 9 बजे का समय रात को होता है, जब टेलीविजन चैनल्स पे चर्चाएं और डिस्कशन शुरू होती हैं, वो एक तरफा बहस बड़ी खतरनाक होती है।
वो लोग भी तलाश में होते हैं कि आज एक विषय मिल जाए। और संयम के साथ, तर्क के साथ बात करने वाले लोग कई बार कम पड़ते हैं। जो एकदम उग्र बात कहता है, एक्सट्रीम व्यूज देता है, वो ज्यादा आकर्षक दिखता है। तो भी एक लेखक है हमारे मित्र, उन्होंने एक लेख लिखा, उसने कहा आफ्टर 9 o'clock टेलीविजन इन इंडिया, पॉलिटिकल टेलीविजन इज लाइक अ खाप पंचायत, कि आज किसका सर पकड़ना है, और 15, 16, 18 चैनल्स के ऊपर एक विषय चल रहा होगा और किसी ना किसी के पीछे पड़ना है और एक विचार दे दिया, उसमें तर्क है या नहीं है। कई बार मैं मानता हूं कि इस प्रकार की चर्चा में भी वो खतरा होता है। और मैं खतरा इसलिए इस विषय में मानता हूं विशेष रूप से कि मैं इस दोनों में बहुत बड़ा विरोध, कुछ विरोध तो है ही, लेकिन समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस कन्वर्जेंस को ढूंढने के अलावा। और उस कन्वर्जेंस का मैं कारण आपको बतला दूं। यह किसी ने तय नहीं किया था कि जब यह देश आजाद हुआ कि हम कहते थे हम कृषि प्रधान देश हैं, 80-90% लोग उस वक्त गांव में रहते थे, दैट इंडिया एंड इंडियंस आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। आज भी जब हम कहते हैं कि ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल रहता है, तो कई बार कल्पना है कि 25 साल बाद, 50 साल बाद वो बेचारा ट्राइबल उसी लिविंग कंडीशंस में रहेगा, या दुनिया का जो डेवलपमेंट मॉडल बना है वो उसके ऊपर भी लागू होगा। अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आया है कि आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं 2011 में कि 35 से 40% लोग आज अर्बन इंडिया का अंग बन गए हैं। और यह उम्मीद की जाती है कि 2026 तक, और इसलिए डीलिमिटेशन करने की जो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट है, अगला राउंड 2026 में होगा। अब हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये अर्बन पॉपुलेशन 40% से आगे जा चुकी है। और यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक ये 55 से 60% तक देश की नेशनल एवरेज हो जाएगी। ये इसका एक पहला सिद्धांत है। दूसरा तथ्य यह है कि अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखो तो इसका एक लॉपसाइडेड मॉडल है। इसलिए वत्सी ठीक कह रहे थे, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ गरीब हो रहे हैं, लेकिन इस सही मॉडल के पीछे एक दूसरा आंकड़ा भी छुपा है। और वो दूसरा आंकड़ा यह है कि आज जो सर्विस सेक्टर है इस देश का, लगभग 52-53-54% इस देश की इकोनॉमी उस सर्विस सेक्टर की है। वेरी फ्यू पीपल आर इन द सर्विस सेक्टर, बट इट कंज्यूम्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी 22-24% तक ही है। और जो एग्रीकल्चर है, कृषि, जहां आज भी 60% लोग कृषि में हैं और अधिकतर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, उसका जीडीपी में योगदान 16-17% पे पहुंचा हुआ है। और इसलिए वत्स जी ने ठीक कहा कि 60% लोग इस जीडीपी का 16-17% शेयर करते हैं और बाकी 40% लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में है, वो जीडीपी का 84-83% शेयर करते हैं। और यह भी सच है कि कृषि के क्षेत्र में जो 60% लोग लगे हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जहां 4 आदमियों की जरूरत है, परिवार के 20 आदमी लगे हैं। और वो 20 इसलिए लगे हैं कि किसी को, एक को शहर में या किसी को इंडस्ट्री में कहीं नौकरी मिल जाए, कोई दुकान कर ले, तो लगता है कि घर परिवार का एक बच्चा दूसरे काम के अंदर चला गया, वो और एक आमदनी का साधन बन जाता है। और दुनिया भर का इकोनॉमिक मॉडल ये रहा है, this underemployment in agriculture has to end and people have to be drawn out of agriculture into services and manufacturing. और यह भी कहीं तय नहीं कि हर सारी जिंदगी ये जो 60% है ये गांव की झोपड़ी में रहेंगे। यहां तो डॉक्टर कलाम कहते थे कि आप गांव के अंदर वो सुविधा दीजिए जो शहर में मिलती है, जो उनका पूरा की कल्पना थी, अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। उस स्थिति में भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। वो टारगेट हो सकता है।
इसलिए एक वास्तविकता इस देश की अर्थव्यवस्था की है कि दिस कंट्री इज नॉट एंड इट्स पीपल आर नॉट डेस्टिन्ड टू लिव इन पॉवर्टी फॉरएवर। आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्बनाइजेशन के लिए पड़ेगी। गांव छोड़ के जब लोग आएंगे, बड़े बंगले तो नहीं, और वो अब बनने भी बंद हो जाएंगे, कोई फार्म हाउसेस नहीं, लेकिन ये जो कल्पना चली है कि शहरों के आसपास पेरिफेरी में अपार्टमेंट लिविंग, जिसमें जमीन का प्रयोग भी कम हो और अधिक लोग उस जमीन का प्रयोग कर पाए, जिसके लिए बिजली की, पानी की, सैनिटेशन की सुविधा चाहिए होगी। दूसरी आवश्यकता यह होगी, और यह इस देश का मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं, कि जो पहली औद्योगिक क्रांति थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पास्ड ओवर इंडिया। यूरोप में गई, अमेरिका में गई, बट वी मिस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज हमारे पास एक दूसरा अवसर आने की संभावना है, और दूसरा अवसर इतिहास में अक्सर मिलता नहीं है। दूसरा अवसर आने की संभावना यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कर्व है पूरी दुनिया में, पहले होता था कि यूरोप और अमेरिका यही डेवलप्ड देश हैं, लेकिन टुडे द पेंडुलम हैज स्वंग इन फेवर ऑफ द लो कॉस्ट इकोनॉमीज। दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी सिद्धांत है कि लोग वो सामान खरीदेंगे जो अच्छे स्तर का है और जो सस्ता मिलता है। लोग वो सर्विसेज हायर करेंगे जो अच्छी हैं और सस्ती मिलती हैं। इसलिए बाईपास सर्जरी करवाने के लिए इस देश में आएंगे, क्योंकि यहां 2 लाख में हो जाती है, वहां 20 लाख में होती है। और कई क्षेत्रों में भी, आप अपने सीए के क्षेत्र में भी देखेंगे, औपचारिक रूप से हम ना खोले, वकालत में ना खोले, मेडिकल प्रोफेशन एक दृष्टि से खुला हुआ है। विदेशों से कोई नहीं आया, हमारे लाखों डॉक्टर वहां हैं। और ये जो सर्विसेज सेक्टर, जैसे आउटसोर्सिंग है, अब न्यू जर्सी में जब सबसे पहले विवाद चला, तो टैक्स रिकॉर्ड इनकम टैक्स विभाग का मेंटेन करने के लिए वहां पर एसएससी $2 लगता था। अगर गुड़गांव में या बेंगलोर में रखोगे तो आपको 10 सेंट लगेंगे। सो द अमेरिकन्स रियलाइज दैट द कॉस्ट ऑफ कीपिंग देयर डेटा इन इंडिया इज फार चीपर देन कीपिंग इट देयर। तो सर्विसेज में, और दैट इज हाउ जॉब्स वर क्रिएटेड। और एक चीज अच्छी हुई कि सर्विसेज सेक्टर में ये दुनिया में एक्सेप्ट हो रहा है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है। वी आर बिकमिंग द सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। But our challenge is to become even the workshop of the world and be the industrial hub of the world. हमने अपनी अर्थव्यवस्था को यूरोप और अमेरिका से सस्ता कर लिया, लेकिन चाइना, थाईलैंड, मलेशिया इनसे सस्ता नहीं कर पाए। टेक्सटाइल्स में हम बांग्लादेश और श्रीलंका से सस्ता नहीं कर पाए, पाकिस्तान से सस्ता नहीं कर पाए। और इसलिए आपको जो इंटरनल रिफॉर्म्स करने हैं, उसी से आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। उसका दूसरा यह होगा कि जो बच्चा कृषि में से परिवार में अंडर एम्प्लॉयड में, और 2 लड़के 3 लड़कों को इंडस्ट्री में नौकरी मिलेगी, कुछ को सर्विसेज में मिलेगी, कुछ को एजुकेशन में जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था अगले 20-30 साल में इस दिशा में बढ़ने वाली है।